गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मेरी आवाज़ एकदम क्लियर है? और एनीवन कंफर्म प्लीज। आप लोग ठीक है? ओके। तो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। टाइप्स ऑफ रिसर्च मीन्स दैट यू में आप इसको और अदर नाम से भी जान सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च को कितने तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। इस तरीके से भी हम इसको जानते हैं। तो इसमें स्टडी करने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि रिसर्च को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। देयर आर सेवरल बेसिस जिसके बेसिस पे हम रिसर्च को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, आपने जनरली कई तरीके के रिसर्च के बारे में सुना होगा कि ये एक्शन रिसर्च है, ये अप्लाइड रिसर्च है, या ये फंडामेंटल या थ्योरेटिकल रिसर्च है, या ये डिस्क्रिप्टिव है, या एक्सप्लोरेटरी है, या हिस्टोरिकल रिसर्च है, या ये डिडक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये मिक्स मेथड है, ये एम्पिरिकल रिसर्च है। जो भी चीजें हम बात करना चाहें वो अलग अलग बेसिस पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने तरीके के बेसिस होते हैं उतने तरीके के बेसिस पे हम इस पे बात करते हैं। ठीक है, जनरली जो सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिसर्च के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो है रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन या ऑन बेसिस ऑफ द पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। सबसे पहले हम इसको, हाँ, क्योंकि इसमें है तो बहुत ढेर सारा क्लासिफिकेशन, लेकिन हम केवल मेनली उन रिसर्च को एड्रेस करेंगे जो हमारे बहुत जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब उद्देश्य के आधार पे, या जिसको आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव। कुछ लोग इसको पर्पस की बेसिस पे बात करते हैं, कुछ लोग और अदर क्लासिफिकेशन में बात करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर पर्पस की बेसिस बात करेंगे, उद्देश्य के आधार पे। उद्देश्य के आधार पे क्या है कि आपका पर्पस क्या है, वेदर टू डेवलप द थ्योरी, वेदर टू डेवलप द थ्योरी, एक थ्योरी का निर्माण करना है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओ सॉरी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। नो सर, सॉरी सॉरी सॉरी, बताना चाहिए था ये चीज़ पहले। Is it नहीं सर, अभी भी नहीं आ रही है। मुझे एक बार फिर से जो है आ गया। यस सर। तो विजुअल आगे बढ़े हम लोग। यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि रिसर्च के क्लासिफिकेशन की। तो हमने भी कुछ ज्यादा लिखा भी नहीं, बस केवल एक पहले क्लासिफिकेशन की बात की है कि रिसर्च का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे। वॉइस आ रही है कि वॉइस भी नहीं आ रही? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस, तो हमारा पर्पस क्या है, वेदर टू डेवलप द थ्योरी। आप थ्योरी बिल्डिंग करना, थ्योरी को डेवलप करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, नंबर एक। और दूसरा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ पर्टिकुलर थ्योरी। किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई करके आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों पर्पस हमारा बेसिक से। अगर हम हमारे जो रिसर्च है उस रिसर्च का अगर पर्पस क्या है, थ्योरी को डेवलप करना है। ठीक है, क्या डेवलप करना है? थ्योरी को। तो इसमें हमारा क्या मेन चीज, इस टाइप के रिसर्च को हम क्या कहेंगे, इस टाइप का रिसर्च को कहेंगे फंडामेंटल रिसर्च। पुलिस को हटा देते हैं।
जब हमारे रिसर्च का पर्पस क्या हो, किसी थ्योरी का निर्माण करना हो, थ्योरी को बनाना हो, थ्योरी डेवलप करना हो, तो उस रिसर्च को हम सिंपली एक आसान शब्दों में कहते हैं दिस इज द फंडामेंटल रिसर्च। मतलब 2-3 नाम लिख देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च भी कहते हैं, बेसिक रिसर्च भी कहते हैं और थियोरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। क्लियर है? ये 4-5 नाम है, इनका मतलब सबका एक ही है। इसमें क्या मेन पर्पस होता है? When the purpose of the research is to develop the theory. ठीक है? थ्योरी बिल्डिंग अगर हमारे रिसर्च का हो तो इस तरीके के रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। और इस रिसर्च में भी क्या क्या चीजें होती है, जैसे सपोज करिए कि आप जब थ्योरी डेवलप करेंगे तो एक तो एडिशन ऑफ द नॉलेज हो जाएगा, उससे आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि हो जाएगी, एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। एक फायदा आपको तो ये होगा, एडिशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। फिर दूसरा जब थ्योरी आप डेवलप करेंगे या कोई चीज डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्कवरी होगी या इन्वेंशन होगा। फिर इसके बाद ये जो रिसर्च है मोस्टली कौन सा होता है, एकेडमिक होता है। और फोर्थ वन ये एक्सटेंसिव नेचर का होता है। एक्सटेंसिव मतलब इट इज वेरी बिग रिसर्च एक तरीके कह सकते हैं, लार्ज रिसर्च कह सकते हैं नेचर। इतना क्लियर है कि जब फंडामेंटल प्योर बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च में आएगा तो हम क्या करेंगे, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये चीजें कुछ ऐसे क्वेश्चन बेसिक्स हैं जो आपके नेट के एग्जाम में भी हेल्पफुल होंगे, राइट। इसको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा। वहां भी इस तरीके अगर पूछे कि मतलब व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ द फंडामेंटल प्योर बेसिक या थ्योरेटिकल रिसर्च, तो वो आपको कई सारे ऑप्शन देगा कि एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज या एप्लीकेशन ऑफ स्केल या एप्लीकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर एक वन ऑफ द ऑप्शन होगा टू डेवलप द थ्योरी और मॉडल, टू डेवलप द थ्योरी ऑब्लिक मॉडल। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ये, ठीक है। और इसमें जो आपको बुक्स हमने शेयर की है उस पर आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा होगा। तो ये कौन से पर्पस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस रिसर्च इज क्लासिफाइड इनटू द 2 पार्ट। नंबर 1 फंडामेंटल थ्योरेटिकल प्योर बेसिक रिसर्च। अब दूसरे रिसर्च की हम लोग बात करते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद दूसरे रिसर्च की हम लोग बात करते हैं, दैट इज द अप्लाइड रिसर्च। कौन से रिसर्च की बात करेंगे? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड की जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये रिसर्च ज्यादातर होता क्या है कि जो थ्योरी हमारी डेवलप की गई है, इसमें थ्योरेटिकल रिसर्च में या जो मॉडल हमारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, ठीक है। तो कोई भी थ्योरी, कोई भी जो डेवलप किया जाता है तो वो बेसिकली किस चीज के क्वेश्चन का आंसर देता है? व्हाई, व्हाट एंड हाउ। इन तीनों सवाल का जवाब होता है। थ्योरी भी जो है किस चीज का जवाब होती है? व्हाई, कोई चीज क्यों है, एक फेनोमेना कह सकते हैं या कोई इवेंट कह सकते हैं। जैसे हमने आप लोग को लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात की थी जब आप लोग पढ़ रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन करता है। और कई सारे एंजल लॉ है जैसे इकोनॉमिक्स में कभी कभी स्टडी किया जाता है। कई सारी थ्योरीज है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, जैसे जो है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। फिर इसके बाद हेक्सर-हॉलिन की थ्योरी। कई सारी थ्योरी है जिसके हम बात करते हैं। तो ये जब थ्योरी डेवलप कर ली जाती है तो इन थ्योरी को वेदर वी कैन अप्लाई टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम और नॉट, वेदर वी कैन अप्लाई
to solve the particular problem or not, to solve the particular problem or not. क्या इन थ्योरी को जिनको डेवलप किया गया है उनको हम किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये हमारा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हम पूरा करने के लिए हम किसी एक थ्योरी को अपना बेसिस बना लेते हैं, उस थ्योरी को हम अप्लाई करके चेक करते हैं पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब इस तरीके की थ्योरी, जब इस तरीके का कोई रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। क्या कहते हैं हम लोग? अप्लाइड रिसर्च। और इसको हिंदी में हम लोग व्यवहारिक रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? व्यवहारिक। व्यवहारिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो थ्योरी व्यवहारिक शोध, और उससे पहले वाला कौन सा शोध था? सैद्धांतिक। बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग हिंदी में भी जुड़े हुए हैं शायद मेरे ख्याल से। सैद्धांतिक शोध। बस आप माइंड में ये ध्यान रखिए कि हम किस पर्पज से रिसर्च कर रहे हैं। तो पहला पर्पज हमारा क्या था? वहां पर थ्योरी को डेवलप करना था, मॉडल को डेवलप करना था। उस बेसिस पे हम बात कर रहे थे। तो वहां कौन सा रिसर्च था? थियोरेटिकल, फंडामेंटल, बेसिक, प्योर रिसर्च। यहाँ हम उन थ्योरी या मॉडल को जो वहाँ रिसर्च में फंडामेंटल रिसर्च में जो डेवलप की गई है, जो बनाई गई है, जो किया गया है, उन थ्योरी को हम पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई करके चेक करते हैं कि ये जो है समस्या को समाधान की जा सकती है कि नहीं। तो अगर थ्योरी हमारी रिसर्च का पर्पज ये होता है तो इस तरीके की रिसर्च को हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च। Applied research focuses on the application of theory or model on the solution of the particular problem. क्या मीनिंग है? Applied research focuses on the solution. Applied research focuses on the solution of particular problem through the application of एग्जाम्पल देना चाहें हम इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑब्लिक मॉडल। ठीक है, व्यवहारिक शोध किसी विशिष्ट समस्या के समाधान पर केंद्रित होता है, और इस समस्या का समाधान जो है, जो थ्योरी डेवलप की गई है, जो सिद्धांत जो बनाए गए हैं, इसके आधार पर इसको किया जाता है। जैसे आप लोग ने भी ज्यादातर तो इकोनॉमिक्स की है, थोड़ा सा लिटिल बिट इसको आप इकोनॉमिक्स से रिलेट कर लें ताकि आप लोगों को कुछ बात समझ में आ जाएगी। मीनिंग इसकी समझ में आ गई है कि अशरा? और ये क्या नाम है? उमम। आप उमम का नाम, बेटा नाम भूल जाते हैं आपका। नबिया। नबिया। तो इसमें इसका मतलब समझ में आ गया कि पर्पस रिसर्च में हम दो तरीके की बात करते हैं, एक थ्योरेटिकल रिसर्च और दूसरा एक अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, दोनों का हमने बेसिक पर्पस बता दिया कि पहला रिसर्च किस पे फोकस करता है, दूसरा रिसर्च क्या फोकस करता है। अब इसके एग्जांपल्स हम देने जा रहे हैं ताकि आप इसको और आसानी से इसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में ज्यादातर देंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो अपने देश के बारे में ज्यादा बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले आसान से आप समझ लें कि एंजल लॉ है, माइक्रोइकोनॉमिक्स का हिस्सा है। इसको माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा जाता है। इनके नाम पर ही डेवलप है, एंजल के नाम पे। इन्होंने एक लॉ डेवलप किया जिसको हम लोग लॉ के नाम से जानते हैं। तो समझ लो इन्होंने कौन सा रिसर्च किया? पहले प्योर रिसर्च किया। ठीक है, प्योर रिसर्च करके इन्होंने क्या डेवलप की? एक तरीके की थ्योरी, एक तरीके का लॉ डेवलप किया इकोनॉमिक्स में। ठीक है, थ्योरी, लॉ, मॉडल, ये सब का डिफरेंस जो है कभी टाइम मिलेगा तो बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। इन्होंने कहा कि व्हेन द इनकम, समझिएगा इसको बात को अच्छे से, व्हेन द इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड का मतलब जो परिवार, ठीक है, तो पूरे परिवार का, व्हेन द इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड इंक्रीजेस, जब परिवार की जो आय है वो बढ़ती है, देन द proportion of income, then the proportion of income
spent on necessities decline. इसको भी हम फंडामेंटल एग्जांपल के थ्रू और क्लियर कर देंगे। क्या है कि जब लोगों की आय बढ़ती है, ठीक है, तो उनकी आय का वह भाग जो आवश्यक वस्तुओं पर खर्च हो रहा था वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन अब एग्जांपल के रूप में इसको बताते हैं। सपोज करिए कि कोई व्यक्ति है जो 3,000 रुपए प्रति माह कमाता है। ठीक है, 3,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है। अब जब ये 3,000 रुपए प्रति माह वो कमा रहा है तो सबसे आप लोग को हमने शुरुआत में बताया था कि व्यक्ति की जो सबसे बेसिक आवश्यकता मतलब बेसिक जरूरत क्या है, इसको पिक्चर वाली मूवी के हिसाब से कह देंगे तो रोटी, कपड़ा और मकान। यही है। यस सर। अगर इसको ऑर्डर में रखेंगे तो सबसे पहले अगर हमें पैसा मिलेगा तो क्या सबसे पहले खरीदेंगे? रोटी। रोटी मीन्स दैट फूड के बाद क्लोथिंग के बाद शेल्टर मीन्स घर। सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे? हमारी इनकम अगर बेसिक लेवल पे होगी तो सबसे पहले कौन सी जरूरत पूरी करेंगे हम लोग? सर फूड की। जब हमारी इनकम के लेवल जब और बढ़ेगी तो फूड के साथ साथ फिर और किस पे फोकस करेंगे? क्लोथिंग की भी जब जरूरत पूरी हो जाएगी, ये दोनों भी प्लस हो जाएगा, तब उसके बाद क्या फोकस करेंगे कि अपना मकान भी होना चाहिए। जी सर। फिर जब ये तीनों चीजें जब पूरी हो जाएगी हमारी कि खाने का अच्छा है, पहनने को भी अच्छा है, रहने को मकान है, फिर हमारा जो प्रायोरिटी है वो क्या चेंज हो जाएगी? अब हम इंटरटेनमेंट पे भी फोकस करेंगे। कुछ नहीं तो यार हफ्ते में कम से कम एक मूवी देखनी चाहिए, कुछ नहीं तो हफ्ते में कभी एक बार बाहर जाना चाहिए। फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे? जैसे से इनकम लोगों की फैमिलीज बढ़ती जाती है वैसे देखिए उसका फोकस पॉइंट चेंज होता है कि नहीं होता है? फिर इसके साथ साथ हम अपनी चीजों में और क्या फोकस करते हैं? एजुकेशन पर। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। फिर हेल्थ पर। ये सारी चीजें क्या है? जब ये सारी चीजें पूरी होने लगती है तो फिर इसके बाद हम नेसेसिटी से और आगे बढ़ के चले जाते हैं किस पे? कंफर्टेबल गुड्स पे, कि हमारे यहाँ बाइक होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, स्कूटर होनी चाहिए। कंफर्टेबल गुड्स की हमारी जरूरत पूरी हो जाती है। जब इनकम का लेवल और हमारा बढ़ता है तो हम लग्जरीज गुड्स पे आ जाते हैं कि भाई घर में कूलर की जगह क्या होनी चाहिए? एसी होनी चाहिए। फिर जब हमारे पास कार जो है, छोटी वाली जो कार होती है वो वाली कार छोड़ के हम बढ़िया वाली कार सोचते हैं कि हमारे पास जो है लग्जरी कार होनी चाहिए जिसमें जो है बैठने के लिए भी हो, आराम करने के लिए भी हो, उसमें टेबल लगी हो, उसमें सोने के लिए भी इंतजाम हो, चीजें हो। फिर जब ये भी चीज पूरी, ये भी इनकम का लेवल और बढ़ता है तो हम सुपर लग्जरी पर आ जाते हैं। सुपर लग्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि आज हमें यार नाश्ता करने का मन है, चलो सिंगापुर करते हैं नाश्ता करने के लिए। आज मेरा बाल कटवाने का मन है, चलो बाल कटते आते हैं, थाईलैंड चलते हैं, बाल कटवाने के लिए आते हैं। ऐसा है? यस सर। तो दैट इज व्हाट कि ये जो हमारा हिस्सा है प्रोपोर्शन इनकम में। अब आप देखेंगे कि पहले तो हमने खाने पे तो ज्यादा खर्चा किया, पता लगा जो है चावल सब्जी रोटी पर जो है मेरा 2100 रुपए तो ये चला जाता था। 900 रुपए जो है बचता था तो वो किसी और काम पे खर्चा हो जाता था। सोचिए कि 3,000 रुपए का 2100 कितना परसेंट हो गया? अप्रोक्सीमेटली 70%। और लेकिन जब हमारी इनकम का लेवल और बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि मान लीजिए 3,000 से 6,000 रुपए हुआ और खाने पे अगर हम 3,000 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो हमारा खाने पे खर्चा कितना परसेंट हो गया? खाने में हमारा कितना परसेंट हो गया? 50%। 70% से घट के कितना हो गया हमारा? 50%। तो इनके हिसाब से देखो घट गया कि नहीं? प्रोपोर्शन मींस क्या होता है? परसेंटेज। तो ये प्रोपोर्शन इनकम जब आपकी बढ़ी तो नेसेसिटीज गुड जो थी, रोटी एक तरीके फूडिंग पहले अब ज्यादा आवश्यक वस्तु माने थे, क्योंकि भाई नेसेसिटीज का मतलब ऐसी चीज है जिसके बिना अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं। मतलब जो नहीं मिलेगी, जैसे हमारी नीड क्या है, जो नीड पूरी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। तो इन पर हमारा देखो प्रोपोर्शन क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारी इनकम का लेवल और बढ़ेगी तो धीरे धीरे ये परसेंटेज और कम होता चला जाएगा। ठीक है।
तो अब सवाल ये उठता है, अब हम अपने रिसर्च पे लौट के चले आते हैं, जो वहां बात कर रहे थे अप्लाई करने वाले पे। ये अप्लाइड थियोरेटिकल रिसर्च में ये लॉ तो डेवलप हो गया। अब क्या ये लॉ जो एंजल लॉ है, क्या वास्तव में भारत में ये एप्लीकेबल है? इसकी वास्तविकता क्या है? मतलब क्या यह वास्तव में भारत में एप्लीकेबल है? इसको अगर हम चेक करना चाहें, इसको हम अगर स्टडी करना चाहें, तो इसके लिए फिर हमें हाउस होल्ड का सर्वे करना पड़ेगा, उनको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उस पर अपनी चीजें हम दे सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कि उनका अगर हमें इनकम, मंथली इनकम का डेटा मिल जाए और उनका मंथली एक्सपेंडिचर का डेटा मिल जाए कि वो ये सब चीजों पे क्या कितना खर्चा कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम जो है इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ ये लॉ जो है भारत में भी एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। अब इसको समस्या के समाधान में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंजल लॉ को? एंजल लॉ के अकॉर्डिंगली आपने क्या निकाला कि जब आय बढ़ती है तो उनकी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च कम होता है, तो इसका मतलब आवश्यक वस्तुओं पर जब खर्च कम होगा तो वो किस पर ध्यान देंगे? एजुकेशन पर ध्यान देंगी, लोग एजुकेशन पर ध्यान देंगे, हेल्थ पर अपने फोकस करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि भाई जब उनकी रोटी की जरूरत पूरी होगी तो उस पर फोकस करेंगे। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने सब्सिडीज का प्रोविजन किया है कि लोगों को अगर हम सब्सिडी देंगे तो लोगों की इनकम, इनडायरेक्ट इनकम बढ़ जाएगी। सब्सिडीज किस पे देंगे? राशन की, मतलब वो उस पे राशन के शॉप पे आपको जो सामान मिलता है, एक तरीके की आपकी वो इनडायरेक्ट इनकम है। क्योंकि भाई जो राइस आपको जो है मार्केट में 25 से 30 रुपए किलो मिलेगा, वो राइस आपको कितने रुपए किलो मिलता है? 3 रुपए किलो कि 2 रुपए किलो? आपको राशन शॉप पे मिलता है और गेहूं का रुपए किलो मिलता है 2 रुपए की 1 रुपए। कोई बताना चाहेगा? नहीं पता। चलो 12, 2 या 3 रुपए इतना ही कुछ है। अब ये सोचे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? आटा आप देखेंगे कि 30 से 35 रुपए किलो है। गेहूं आपको मिल गया, 5 रुपए पिसाई चलेगी, फिर आपको इसके हिसाब से डिफरेंस आपका निकला है। तो ये जो आपकी सेविंग्स हुई, इस सेविंग्स को आपने एक तरीके क्या, ये आपकी इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? पहले आप जो है जो 2100 खर्चा करते थे, अब आपका कम खर्चा हो जाएगा। कम खर्चा होगा तो आपकी इनकम बचेगी तो आप एजुकेशन पे फोकस करोगे, बच्चों के अपनी अच्छी शिक्षा दोगे। तो एंजल लॉ का एप्लीकेशन समझ में आ गया? इससे कौन समस्या दूर होगी? जब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो लोग एजुकेशन में फोकस करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? उनकी इनकम बढ़ेगी। और क्योंकि एजुकेशन प्रोडक्टिविटी में पॉजिटिव रिलेशनशिप माना जाता है, तो इससे क्या होगा? देश में हमारी गरीबी की समस्या का समाधान होगा। गरीबी दूर होगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी। गरीबी बेरोजगारी दोनों साथ चलते हैं। एक चीज पूछना थी, जैसे अभी सर आपने मेंशन किया था कि अगर इनकम बढ़ेगी तो प्रोपोर्शनल जो होगा वो इनकम का डिक्लाइन होगा। अभी इससे पहले वाली स्क्रीन पर आपने प्रोपोर्शन ऑफ इनकम एक्सपेंड ऑन नेसेसिटी डिक्लाइन। आवश्यक जब जैसे एक कहते हैं, इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि एंजल लॉ ये कहता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसके आय का जो व्यय आवश्यक वस्तु पर व्यय होता है उसका अनुपात घटता चला जाता है। तो हमने अभी एग्जांपल यही तो दिया ना कि सपोज करिए अभी आपकी इनकम, बेसिक इनकम 3000 रुपए पर मंथ है, ठीक है? तो 3000 रुपए पर मंथ जब आपकी इनकम होती है तो आप फूड, क्लोथिंग और शेल्टर में से सबसे ज्यादा पैसा किस पे खर्चा करते हैं? सबसे ज्यादा तो पहले फूड पे खर्चा करें। पहले तो आप जरूरत कौन सी पूरी करेंगे? फूड की ना। जाहिर सी बात है। आप फूड पे सपोज करिए आपने 2100 रुपए खर्च किया है, रेस्ट आपने क्लोथिंग पे खर्चा किया और शेल्टर पे खर्चा किया, ठीक है? आप सपोज करिए कि आपकी जो है इनकम बढ़ के 6000 पर मंथ हो गया। अब आपने इधर इससे फूड पे खर्चा बना के 2100 से बढ़ा के 3000 कर दिया। अब अभी यहाँ परसेंटेज निकालिए, 2100 का 2100 बटे 3000 कितना बचेगा? 70%। पहले आप अपनी आय का 70% भाग आवश्यक वस्तु पर खर्चे कर रहे थे, मतलब फूड पर खर्चे कर रहे थे। लेकिन जब आपकी आय बढ़ गई तो अब आपने इसको कितना परसेंट होगा? 3000 का 3000 बटे 6000 इक्वल टू 50% हुआ। तो ये प्रोपोर्शन बताइए कि घट गया कि बढ़ा? इसी को तो प्रोपोर्शन कहते हैं।
घट गया सर। घट गया ना, घट गया ना। तो उनका लॉ क्या है, यही तो कह रहा है उनका लॉ। आप एग्जाम्पल आप सोसाइटी में भी देख सकते हैं। जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो धीरे धीरे एजुकेशन, इंटरटेनमेंट, कंफर्टेबल गुड्स, लग्जरीज, इन सब चीजों पे फोकस करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। यस भाई सर। भूख के लिए तो आपको खाने के तो लिए उतनी जरूरत पड़ेगी। खाने में हो सकता है कि आप जो है आप पहले नॉन ब्रांडेड खाते थे, आप ब्रांडेड आप खाने लगे। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा, लेकिन कितना खा लेंगे आप तब भी, कितना स्पेंड करेंगे। तो वो जो अनुपात के रूप में आप जब देखेंगे तो पहले का जो अनुपात चेक करेंगे, जो अभी का अनुपात चेक करेंगे। हम ये नहीं बता रहे कि एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना। हम एब्सोल्यूट अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि 2100 रुपए कब खर्च करते थे, अब 3000 खर्च कर। एब्सोल्यूट अमाउंट में भी तो दिखेगा, लेकिन हम इसको परसेंट, उन्होंने जो लॉ दिया, नियम दिया, वो अनुपात के रूप में उन्होंने बात की है। ठीक है कि अपने व्यय का जो उनका अनुपात है, जो पहले पैसा टोटल वो खर्च करते थे उसके अनुपात की तुलना में अब कम हो जाएगा। ठीक है। यस सर। पर आज तो ये दोनों चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई आप लोग को कि कैसे अप्लाई करके चेक करेंगे, कैसे चीजें। एग्जाम्पल हमने दे दिया। तो बेसिकली रिसर्च की क्लासिफिकेशन की हमने बात कर ली। क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, रिकैप करा रहे हैं फिर से एक बार ताकि इसको सगुन ने शायद बाद में ज्वाइन किया, पर्पस। इसके बेसिस पे रिसर्च दो तरीके का होता है, जिसको हम एक थ्योरेटिकल ऑब्लिक प्योर रिसर्च, ऑब्लिक बेसिक रिसर्च, ऑब्लिक फंडामेंटल रिसर्च। क्योंकि नाम इसलिए चारों हम बता दे रहे हैं आपको ताकि आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ने ये चीज तो बताई नहीं कि होता क्या। क्योंकि कई बार आप लोग ये इस तरीके की शिकायत करते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं था इसका नाम ये भी है। सवाल वो आसान से पूछते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है? अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च, थ्योरेटिकल रिसर्च में जैसे नाम से ही क्लियर है कि ये रिसर्च किस पे फोकस करता है? फोकसेस ऑन डेवलपिंग थ्योरी और मॉडल। थ्योरी ऑब्लिक लॉ। फिर अप्लाइड रिसर्च जैसा कि नाम से क्लियर है, एप्लीकेशन ऑफ डेवलप थ्योरी और मॉडल फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एप्लीकेशन ऑफ डेवलप थ्योरी, इसको एकदम शॉर्ट में तैयार करा। अब बता रहे हो तुम्हें तो डिटेल में बता दिए। एप्लीकेशन ऑफ डेवलप थ्योरी मॉडल लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी और एड्रेसिंग द रिसर्च क्वेश्चन। Application of developed theory model for the solution of particular problem। एक एग्जांपल जैसे वो अभी देख सकते थे हम लोग, जैसे रामपुर के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे कि रामपुर के डेवलपमेंट के पीछे क्या क्या वजह है। फिर हमने वजह फाइंड की। अब जब ये सवाल करेंगे कि कैसे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कि रामपुर का डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, तो अब उसके लिए फिर हम क्या ढूंढेंगे कि थ्योरी ढूंढेंगे कि भाई कौन सी थ्योरी जो है डेवलपमेंट के लिए सही रहेगी। और फिर उस थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे? उस थ्योरेटिकल मॉडल को क्या करेंगे? अप्लाई करके चेक करेंगे ना कि रामपुर में एप्लीकेबल है कि नहीं है। फिर उस थ्योरी को हम लोग अप्लाई करके चेक करेंगे कि वो उस थ्योरी से रामपुर का डेवलपमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे डेवलपमेंट की थ्योरी में बहुत सारी थ्योरी है जिसके बेसिस में हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे बैलेंस्ड डेवलपमेंट थ्योरी है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट थ्योरी, अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट थ्योरी, फिर नरकसे की थ्योरी है। कई सारी चीजें भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज यहाँ पर अगर किसी कोई सवाल हो तो बता दे। मुझे मतलब इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम होती है